नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन अकेडमी में। सबसे पहले तो मैं आपको छोटी दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। ये आज का जो लेक्चर है वो यूनिक जो एक बुक आती है रेलवे सामान्य अध्ययन की, उसकी मैंने ये सीरीज चलाई है। इसमें लगभग प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्ज़ाम में, खासकर जो है रेलवे के एग्ज़ाम में आए हुए, वो सभी इस बुक में इंक्लूड किए हुए हैं। और इसका एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे हम जो है इसको पढ़ते चलेंगे। आज पार्ट 1 को हम कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे जब तक एनटीपीसी का एग्ज़ाम आता है, लगभग 15 दिसंबर एनटीपीसी के एग्ज़ाम की डेट जो है तय की हुई है, तब तक हम इस बुक को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। वन लाइनर इसमें क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल दिए हुए हैं। स्टैटिक जीके के तौर पे भी हम इसका अध्ययन करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। शुरुआत अपने एक मोटिवेशनल कोट से करते हैं। तो आज का हमारा एक मोटिवेशनल कोट है, उसको देख लेते हैं। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। तो दोस्तों, इसी के साथ आप बने रहिए हमारे लेक्चर के साथ में और अच्छे से मेहनत करते रहिए। कामयाबी आपको एक दिन जरूर मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अपने जीके की ओर और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य इसमें दिए हुए हैं पार्ट 1 में। इनको जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को, ये डेट याद रखनी है। भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर, मुंबई, जिसको अब जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, से थाने के बीच में चली थी। नहीं कह सकते कि मुंबई से थाने के बीच में चली थी। और 21 मील की दूरी अथवा 34 किलोमीटर की दूरी, 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का पहला सवारी डब्बा कारखाना इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री पेरामपुर में स्थापित की गई। भारत में रेलवे संग्रहालय नई दिल्ली और मैसूर में है तथा वाराणसी एवं चेन्नई में प्रस्तावित है। भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया माल भाड़ा है। भारतीय रेलवे में सबसे अधिक खर्च कर्मचारियों के वेतन भुगतान के रूप में होता है। भारतीय रेल की पहली गाड़ी लॉर्ड डलहौजी के शासन में, इम्पोर्ट है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ब्लैक ब्यूटी नामक रेल इंजन यानी कि भाप इंजन से चलाई गई थी। तो भारत की जो सबसे पहली रेलगाड़ी थी वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। भारत रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। रेलवे बजट को सामान्य बजट से 1924-1925 में अलग किया गया। भारतीय रेलवे में कोलकाता मेट्रो सहित कुल 17 रेल जोन और 68 डिवीजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारत में रेल कर्मचारियों की भर्ती के लिए 19 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में ब्रिटेन में चली थी। बात करें विश्व की तो 1825 में ब्रिटेन में चलाई गई थी और भारत में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। 34 किलोमीटर के लिए ये चलाई गई थी। बात करते हैं, सबसे पहले रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी किया गया था। रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट जो है वो लाहौर में जारी किया गया था। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली साप्ताहिक रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से, जो कि आपका आसाम में है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलाई गई थी। भारत में भूमिगत मेट्रो रेल की शुरुआत सर्वप्रथम 20 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में हुई। भारत का एकमात्र प्राचीनतम चालू इंजन फेरी कबीर 1855 है। 1855 में ये आया था। भारत का एकमात्र प्राचीनतम चालू इंजन जिसका नाम है फेरी कबीर। भारत रेलवे का सबसे
लंबा रेल यार्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट मुगल सराय में है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लेगा। गोरखपुर में है जो 1355.4 मीटर लंबा है। भारतीय रेलवे में 16 अप्रैल को रेलवे दिवस तथा 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह मनाया जाता है। भारतीय रेलवे एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल तंत्र है। एशिया का सबसे बड़ा रेल तंत्र तथा तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल तंत्र है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना पूछी जाती है कि कब हुई थी, तो जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। परंतु जो पहली जो रेल चलाई गई थी वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। ठीक है। और रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। रेलवे का पितामह या जॉर्ज स्टीफंस को कहा जाता है। भारत के प्रथम रेल मंत्री आसिफ अली थे। भारत के पहले रेल मंत्री आसिफ अली। भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन गुम है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। भारतीय रेलवे के 150 वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर इसका शुभारंभ शुभंकर जो है भोलूगाड़ था। कौन था इसका शुभंकर? जो है भोलूगाड़ था। भारतीय रेलवे में सर्वाधिक रेलवे सुरंग जिनकी संख्या 103 है उत्तर रेलवे के कालका शिमला रेलवे खंड में पड़ती है। कालका शिमला रेलवे खंड में सबसे ज्यादा सुरंगें आती है जिनकी संख्या है 103। पूर्वी भारत में पहली रेलगाड़ी वर्ष 1854 में हावड़ा से हुगली के बीच चलाई गई थी। उत्तर भारत में पहली रेलगाड़ी वर्ष 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के बीच चलाई गई थी। 1936 में रेलगाड़ियों के डिब्बों में पहली बार एसी लगाया गया था। वर्ष 1999 में ममता बनर्जी देश की पहली महिला रेल मंत्री बनी थी। वर्ष 1999 में कंप्यूटर से आरक्षण की सुविधा वाला 1986 में नई दिल्ली से शुरू हुई थी। ये जो कंप्यूटर से जो आरक्षण की जो सुविधा हुई थी रिजर्वेशन की, वो 1986 में दिल्ली से ही शुरू की गई थी। वर्ष 1996 में 13 दिवसीय भाजपा सरकार में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पास रेल मंत्रालय था। तो 1996 में अटल बिहारी के पास था। ठीक है। अब बात करते हैं वर्ष 2005 में भारतीय रेलवे ने देश की पहली डबल डेकर ट्रेन चलाई थी। तो कब चलाई थी ये? 2005 में चलाई गई थी। कोलकाता मेट्रो को भारतीय रेल संचालित करता है। नीतीश कुमार ने संपर्क क्रांति, लालू यादव ने गरीब रथ और ममता बनर्जी ने दुरंतो एक्सप्रेस नामक रेलगाड़ी की शुरुआत की थी। तो नीतीश कुमार ने संपर्क क्रांति चलाई थी, लालू यादव ने गरीब रथ और ममता बनर्जी ने दुरंतो एक्सप्रेस नामक विशिष्ट रेलगाड़ियों की शुरुआत जो है की थी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के इन इलाकों को जोड़ने वाली लाइन को ट्रंक लाइन कहते हैं। तो ट्रंक लाइन किसे कहते हैं? दिल्ली, मुंबई तथा कोलकाता, चेन्नई को जोड़ने वाले इलाकों को जो है ट्रंक लाइन बोलते हैं। वर्तमान में करीब 64,000 किलोमीटर पटरियों में से 19,000 किलोमीटर पटरियां नवीनीकरण की जरूरत है। भारतीय रेल से 2 करोड़ 30 लाख लोग रोजाना सफर करते हैं। इसमें अगर बिना टिकट सफर करने वालों को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 2 करोड़ 40 लाख तक पहुंच जाता है। इम्पोर्टेंट यहाँ से ये रहेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली एकमात्र रेलगाड़ी समझौता एक्सप्रेस है। कोंकण रेल परियोजना भारतीय रेल की बृहत्तम और बहुउद्देशीय रेल परियोजना है। 760 किलोमीटर लंबाई की है ये परियोजना। भारत में सर्वप्रथम वातानुकूलन गाड़ी यानी कि एसी जो है ट्रेन जो चलाई गई थी वो मुंबई और बड़ौदा के बीच चलाई गई थी। 1936 में इसकी शुरुआत की गई थी। विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सीकन रेल सुरंग है जो कि जापान में है। ये विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग है। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुश्री सुरेखा भोसले थी। सुश्री सुरेखा भोसले। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई। तो ये जो विद्युत रेल थी, ठीक है, बिजली वाली जो ट्रेन हमारी चलाई गई थी वो मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। आगे बात करते हैं भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम रेल दुर्घटना जो हुई थी। सबसे पहले जो रेल की दुर्घटना हुई थी वो 25 जनवरी 1869 को भोरघाट में हुई थी, यानी कि मुंबई पुणे मार्ग पर हुई थी। भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा नियोक्ता यानी कि रोजगार प्रदाता संगठन है। सबसे ज्यादा ये रोजगार देता है रेलवे संगठन भारतीय रेलवे ने भाप इंजन का निर्माण 1971 में बंद कर दिया था। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी इंग्लैंड में चलाई गई थी। विश्व में सर्वप्रथम जो रेलगाड़ी चलाई गई थी इंग्लैंड में यानी कि ब्रिटेन में चलाई गई थी। भारतीय रेलवे का मूल मंत्र सुरक्षा सुरक्षा एवं समय पालन है।
भारतीय रेलवे का लक्ष्य समय पालन, स्वच्छता और बेहतर यात्री की सुविधाएं देना है। देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस है। सर्वप्रथम जो है 10 जुलाई 1988 को नई दिल्ली और झांसी के बीच चली थी। पहली राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में शुरू हुई थी। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र रेलगाड़ी मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चली थी। ये केवल और केवल महिलाओं के लिए चलाई गई गाड़ी थी, जो कि चर्च गेट से बोरीवली तक चली थी, मुंबई में चलाई गई थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भारतीय रेलों में सर्वप्रथम स्वचालित सीढ़ियां मेट्रो रेल और कोलकाता में जो ये स्वचालित सीढ़ियां होती है, जो खुद अपने आप चलती रहती हैं, वो जो है वो पहले मेट्रो रेल कोलकाता में जो है लगाई गई थी। और कोलकाता मेट्रो रेल को जो है भारतीय रेल ही जो है चलाता है। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम क्षेत्रीय रेलों में दक्षिणी रेलवे को 14 अप्रैल 1991 को जो है इसका गठन किया गया था। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली, स्वचालित यानी कि स्वयं जो है सिग्नल प्रणाली 1928 के मध्य रेलवे द्वारा जो है शुरू की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये दिया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो रूस में है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है रूस में है। रेलवे सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन 1882 में हुआ था। अब इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, इसका नाम अब भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के तौर पर जो है कर दिया गया है। जवाहर नेहरू के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई थी। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग 11 किलोमीटर लंबी है, जो कि पीर पंजाल सुरंग है, जम्मू कश्मीर में है। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के पहले रेल मंत्री जो है लाल बहादुर शास्त्री थे। देश की पहली गरीब रथ नामक वातानुकूलित ट्रेन यानी कि एसी वाली ट्रेन 4 अक्टूबर 2006 को अमृतसर से सहरसा के बीच चलाई गई। वीवी गिरी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हुए जो ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन से संबंधित थे। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारत में ट्राम रेलवे कोलकाता में चलती है। भारतीय रेलवे डाक सेवा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय रेलवे डाक सेवा 1907 में भारतीय रेलवे डाक सेवा 1907 में प्रारंभ किया गया था। भारतीय रेलवे डाक सेवा का 1907 में प्रारंभ हुआ। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में संरक्षित घोषित कर दिया था। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रेलवे डिवीजन का सबसे बड़ा अधिकारी डिविजनल रेल मैनेजर होता है, डीआरएम कहलाता है। भारत ट्रेड यूनियन कानून 1926 ईस्वी में पारित हुआ। भारत में सर्वप्रथम पर्यटन रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स 1982 में दिल्ली और जयपुर के बीच शुरू की गई थी। दिल्ली में प्रथम चरण के मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ 30 हजारी से सागरा के लिए किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो प्रथम मेट्रो रेल चलाई गई थी दिल्ली में, वो 30 हजारी से सागरा के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट बात करें, भारत ने अपनी 150वीं वर्षगांठ 16 अप्रैल 2002 को जो है मनाई थी। कोंकण रेलवे का मुख्यालय पणजी में है। गोवा में कोंकण रेलवे का मुख्यालय है। रेलगाड़ियों की संख्या ट्रेन नंबर की नई 5 अंकीय प्रणाली के अंतर्गत सभी सुपरफास्ट रेलगाड़ियों की ट्रेन संख्या का दूसरा अंक 2 होता है। भारतीय रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुई। दक्षिणी पूर्वी रेल को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लू चिप के नाम से किसे जाना जाता है? दक्षिणी पूर्वी रेलवे को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली डिलक्स ट्रेन दक्कन क्वीन है। दक्कन क्वीन भारत की पहली डिलक्स ट्रेन है। दक्षिणी पूर्व रेलवे को जो है ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो अब हम विभिन्न रेलवे जोन तथा उनके मुख्यालयों के बारे में जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दक्षिणी रेलवे था, इसका मुख्यालय चेन्नई है। स्थापना वर्ष की इतनी खास जरूरत नहीं होती। स्थापना वर्ष की इतनी कोई खास जरूरत नहीं होती, लेकिन हम बात करते हैं दक्षिणी रेलवे की। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। मध्य रेलवे की बात करें तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई के नाम से इसको जाना जाता है, ये इसका मुख्यालय है। पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्च गेट इसका मुख्यालय है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो इसका मुख्यालय गोरखपुर में। दक्षिणी पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का मुख्यालय मालीगांव, इंपोर्टेंट मालीगांव।
दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है, उत्तर मध्य एनसीआर, एनसीआर ये एनसीआर मिलेगा। एनसीआर का मुख्यालय कहाँ है आपका? ये इलाहाबाद में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, इंपॉर्टेंट है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर। दक्षिणी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुगली में है, बेंगलुरु में। पश्चिमी मध्य रेलवे ये जबलपुर में है। दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर। कोलकाता मेट्रो कोलकाता में इसका मुख्यालय है। तो ये आपके पास में कुछ जोन और उनके मुख्यालय थे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख रेलवे तथा प्रशिक्षण संस्थाएं। प्रमुख रेलवे प्रशिक्षण संस्थाएं, तो रेलवे स्टाफ कॉलेज आपका बड़ौदा। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? ये बड़ौदा। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ये पुणे में है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सिकंदराबाद में है। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस ट्रैक टेक्नोलॉजी, ट्रैक बोले तो पुणे में है। और सिग्नल इंजीनियरिंग सिकंदराबाद। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ पे है? ये देखिए, रेलवे की जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जमालपुर में है। कहाँ पर है? जमालपुर में। सिग्नल सिकंदराबाद और ट्रैक पुणे। इंडियन रेलवे, एक वर्ड पकड़ लेना, देखो एक वर्ड पकड़ो और एक वर्ड को जो है संबंधित शहर से जो है अटैच करो। ट्रैक हमने किससे अटैच कर दिया? पुणे से। तो इंडियन का जो ट्रैक टेक्नोलॉजी आएगी, ट्रैक टेक्नोलॉजी पुणे में है। सिग्नल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कह सकते हैं या सिग्नल टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, वो सिकंदराबाद में है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल आपके जमालपुर में है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये आपकी नासिक में है। ठीक है, इसको मैकेनिकल से याद रख लो। मैकेनिकल जमालपुर और इलेक्ट्रिकल आपकी नासिक। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय रेलवे की कुछ गेज प्रणालियां हैं, इनको देख लेते हैं। तो ब्रॉड गेज, ये बड़ी लाइन है कुछ। ब्रॉड गेज को जो है बड़ी लाइन के नाम से जाना जाता है। मीटर गेज मीटर लाइन होती है। और नैरो गेज ये सबसे छोटी लाइन होती है, इसको या फीडर भी इसी में आता है आपका। ध्यान रखना, रेलवे में जो बड़ी लाइन होती है उसको ब्रॉड गेज बोलते हैं और छोटी लाइन को नैरो गेज। नैनो से याद रख लेना, नैनो का मतलब होता है छोटा। नैनो का मतलब बहुत छोटा, तो नैनो। तो नैनो होती है आपकी, ये छोटी लाइन होती है नैनो आपकी छोटी लाइन होती है। और मीटर गेज आपकी ये मीटर लाइन कहलाती है। और रहा ब्रॉड गेज की बात, तो ब्रॉड गेज आपकी वैसे ब्रॉड गेज और वैसे बड़ी लाइन। ठीक है, तो ये गेज है कुछ भारतीय रेल की गेज प्रणालियां हैं। तो अब इनकी बात कर लेते हैं। तो इनकी जो चौड़ाई है ब्रॉड गेज की, अगर मैं बड़ी लाइन की चौड़ाई की बात करूँ तो 5 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई है। 5 फीट 6 इंच जो है इसकी चौड़ाई है। मीटर में बात करूँ तो 1.676 मीटर इसकी जो है मीटर में चौड़ाई है। मीटर गेज की बात करूँ तो 3 फीट 3 इंच, यानी कह सकते हैं हम लगभग 1 मीटर। तो मीटर गेज इसी का नाम है। मीटर गेज का मतलब 1 मीटर। मीटर गेज मतलब 1 मीटर या मीटर की लाइन। नैरो गेज की बात करें, नैरो गेज सबसे छोटी लाइन है, इसको फीडर भी बोलते हैं। देखिए, छोटी लाइन नैरो गेज में आपकी 2 आ जाती है, एक फीडर और एक आपकी छोटी लाइन। तो देखिए, 2 फीट 6 इंच होती है छोटी लाइन वाली और खाली 2 फीट होती है आपकी फीडर। ठीक है, मीटर में बात करें तो 7.762 और 0.610 मीटर के आसपास ही होती है। ठीक है, तो मेनली जो याद रखना है आपको वो ये याद रखना है कि भारतीय रेल की जो गेज प्रणाली है, बड़ी लाइन जो कहलाती है वो ब्रॉड गेज कहलाती है। छोटी लाइन आपकी नैरो गेज कहलाती है, फीडर। फिर उसका एक भाग छोटी लाइन होती है, एक भाग फीडर होता है आपका। मीटर गेज आपकी ये मीटर प्रणाली में आई जाती है, मीटर गेज मीटर लाइन। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय रेल मंत्रालय के प्रशासनाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उपक्रम हैं जो कि रेलवे के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो एक देख लेते हैं इसको, रेलवे इंडिया तकनीकी एवं आर्थिक सेवा लिमिटेड है ये। ठीक है, RITES है ये भी इसके अधीन ही कार्य करता है। भारतीय रेलवे निर्माण अंतरराष्ट्रीय लिमिटेड, भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC, भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONCOR, कॉनकोर जिसको आप बोल देते हो। फिर एक कोंकण भी आपके इसी के अधीन कार्य करता है। ठीक है, और एक आपका IRCTC, इसका मेन मुख्यतः ये नाम तो इम्पोर्टेंट ये याद रखना है, जो आपकी निजी ट्रेनें चल रही हैं वो IRCTC के अंतर्गत ही चल रही हैं। भारतीय रेल कैटरिंग एवं पर्यटन निगम लिमिटेड है इसका नाम, पूरा नाम भारतीय रेल कैटरिंग एवं पर्यटन निगम लिमिटेड IRCTC। ठीक है, भारतीय रेलटेल इसका नाम है। मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड ये भी इसी के अंतर्गत कार्य करता है।
रेल विकास निगम लिमिटेड, ये भी इसी के अंतर्गत कार्य करता है। और आगे एक भारत डेडिकेटेड माल ढुलाई कॉरिडोर निगम लिमिटेड, ये भी इसी के अंतर्गत कार्य करता है। भारत वैगमन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड भी इसी के अंतर्गत कार्य करता है। बर्न स्टैंड कंपनी लिमिटेड, ब्रेथ वेट एंड कंपनी लिमिटेड, ये भी इसी के अंतर्गत कार्य करता है। वीसीएल इसको आप बोल देते हैं। तो ये कुछ 13 उपक्रम है टोटल। अगर मैं उपक्रम की बात करूँ तो भारतीय रेल मंत्रालय प्रशासन के अधीन कितने सार्वजनिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो है कार्य करते हैं, तो वो 13 उपक्रम है। आईआरसीटीसी भी इनमें से एक है आपका। ठीक है, आगे बात करते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड। तो रेलवे भर्ती बोर्ड कितने हैं? देखिए हमारे पास में 18 रेलवे भर्ती बोर्ड है जो 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 है परीक्षाएं वगैरह करा करके भर्ती करने का कार्य करते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा जो रोजगार प्रदाता है वो भी आपका रेल मंत्रालय ही है। रेल मंत्रालय में सबसे ज्यादा ये रेलवे बोर्ड ही सबसे ज्यादा भर्ती करता है। तो 18 बोर्ड इसके अंतर्गत आते हैं। गोरखपुर, इलाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंडीगढ़, रांची, कोलकाता, मालदा, बेंगलुरु, मुंबई, सिकंदराबाद, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, भोपाल, अजमेर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जम्मू तवी, महेंद्रू घाट, जो कि आपका पटना पटना के नाम से मिलता है, ये महेंद्रू घाट है। तो ये रेलवे बोर्ड के कुछ हमारे पास में 19 है, सॉरी ये 19 है। कितने हैं? टोटल 19 है। ठीक है, टोटल 19 है, 18 नहीं, टोटल 19 बोर्ड हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड टोटल जो है आरआरबी के वो 19 बोर्ड हैं। ठीक है, ये आपकी भर्ती करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेलवे के संकेत सिग्नल। अब देखिए कुछ संकेत सिग्नल होते हैं जब आप ट्रैक वगैरह पे देखते हैं या स्टेशन वगैरह पे देखते हैं, तो आपको ना कुछ सिग्नल्स वगैरह आपको देते हैं। देखिए लाल सिग्नल जो होता है, लाल सिग्नल आपका खतरे का होता है, खतरा डेंजर स्टॉप के, तो इसका मतलब होता है रुके रुके और आगे मत बढ़ो। ठीक है, रुक जाओ और आगे मत बढ़ो। पीला जो सिग्नल होता है, पीला सिग्नल का मतलब होता है कैजेशन, यानी कि सावधान सावधान हो जाइए, आगे बढ़ो और अगले अगले सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहो। आगे बढ़ो, पीला सिग्नल होता है सावधान करने के लिए, आगे बढ़ो और अगला सिग्नल पर जो है रुकने के लिए तैयार हो। फिर दो पीले सिग्नल भी दिए जाते हैं। दो पीले सिग्नल का मतलब होता है अटेंशन, यानी कि ध्यान करना, आगे बढ़ो और अगले सिग्नल को निर्धारित गति से पास करने के लिए तैयार रहो। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका हरा सिग्नल। हरे सिग्नल का मतलब होता है साफ, बिल्कुल रास्ता बिल्कुल साफ है, अधिकतम स्वीकृत जो है गति, जितनी भी आपको जो है गति सीमा तय की गई है, उसके गति सीमा से आप जो है आगे बढ़ते रह सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो ये रेल डिब्बों का कुछ वर्गीकरण किया हुआ है। ठीक है, तो कौन से कोच में कितनी सीट वगैरह होती है, कितने बर्थ वगैरह होते हैं। सामान्य की अगर मैं बात करूँ, सामान्य कोच में लगभग 96 सीटें होती है। कितनी? 96 सीट होती है। शान 3 टियर जो होता है आपका, उसमें 72 बर्थ होते हैं, जिसमें आप स्लीपर जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, वातानुकूलित प्रथम श्रेणी की बात करें तो उसमें 24 बर्थ होते हैं। वातानुकूलन 2 टियर शान की बात करें तो 44 से 48 बर्थ होते हैं। वातानुकूल 3 यानी कि AC3 की बात करें, AC3 टियर, ये AC2 टियर है। ठीक है, और ये वातानुकूल ये प्रथम श्रेणी वाला है। 3 में आपके 72 बर्थ होते हैं। और वातानुकूलित कुर्सियान जो एसी वाला और केवल कुर्सी से रिलेटेड होता है, यानी कि बैठने वाला होता है, उसमें सोने की कोई व्यवस्था नहीं होती, तो उसमें जो है 72 से लेकर के 76 तक की कितनी होती है, ये आपकी चेयर्स होती हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रेल इंजन डिब्बा निर्माण के अंदर। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और याद रखेंगे चित्रंजन को। ठीक है ना, चित्रंजन लोकोमोटिव वर्कर्स, ये विद्युत इंजन बनाने की कंपनी है, मतलब वहाँ पे जो है कारखाना है ये चित्रंजन लोकोमोटिव वर्कर्स, इसका ये आपका चित्रंजन में है। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, ये आपकी चेन्नई में है। डिजिटल लोकोमोटिव वर्कर्स, ये आपका डीजल इंजन बनाने का है, ये आपका वाराणसी में है। व्हील एंड एक्सल कारखाना, पहिए वगैरह बनाने का, ये बंगलोर में है। ठीक है, डीजल कंपोनेंट कारखाना, डीजल एवं इंजन जो है और उसके पुर्जे वगैरह बनते हैं, तो वो आपका पटियाला में है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है, रेल कोच फैक्ट्री आपकी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है रेल कोच फैक्ट्री भी, रेल कोच फैक्ट्री भी आपकी। नेक्स्ट देखते हैं जेसप एंड कंपनी लिमिटेड, ये आपकी कोलकाता में है। ठीक है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये बेंगलुरु में है। डीजल लोकोमोटिव कंपनी आपकी, ये भी इम्पोर्टेंट जमशेदपुर में है। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर में। आगे बात करते हैं, आगे देख लेते हैं। ठीक है, भारत एक नज़र में, ये कुछ भारत एक नज़र में है। ये हमारा कुछ रेलवे का पार्ट खत्म हो जाता है। अब हम थोड़ा ऑफ ज्योग्राफी की ओर बढ़ जाते हैं। ये हमारा कुछ एक ज्योग्राफी का पार्ट है, हम पूरे इंडिया के बारे में थोड़ी जो है बात करेंगे। भारत एक नज़र में, इसको देख लेते हैं कुछ। तो भारत की जो राजधानी है
भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जो कि 1912 में बनाई गई थी। 12 ईस्वी में से ये भारत की राजधानी है। देखिए, वैसे भारत की जो राजधानी है दिल्ली, उसका प्रस्ताव 1911 में 1911 में ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के। और उसने बता दिया था कि जो है कहाँ से ये आपकी जो राजधानी है वो बंगाल से क्या कर दी गई है, वो बंगाल से जो है नई दिल्ली कर दी गई है। ठीक है, बंगाल से नई दिल्ली कर दी गई है, परंतु जिसका क्रियान्वयन कह सकते हैं हम, कार्य जो स्टार्ट हुआ था वो 1912 से हुआ था। ठीक है, तो हम 1912 से जो है भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली, और इसका श्रेय किसको गया था? ये लॉर्ड आपके सॉरी आपके लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने तो बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव दिया था 1905 में, परंतु ये जो लॉर्ड हार्डिंग थे इन्होंने इसको जो है क्या कर दिया था, इसको प्रस्ताव को रद्द किया और बंगाल से राजधानी नई दिल्ली कर दी। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 भारत का कुल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो है स्थान भारत का वो 7वां स्थान है। पहली अगर हम बात करें तो पहला स्थान रसिया का है, रूस का है। ठीक है, दूसरा स्थान आपका अमेरिका का है, सॉरी अमेरिका का नहीं, ये आपका रसिया आ जाएगा। रसिया के साथ में आएगा आपका, अरे ये दिमाग से निकल गया। चलो अभी देख लेते हैं इसको जरा एक मिनट। ये कनाडा है आपका। ठीक है, चलिए अभी हम देख लेते हैं इसको। हम बात कर रहे थे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का जो स्थान है वो 7वां है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो स्थान है वो 7वां है। और पहला स्थान आपका रूस का है, दूसरा आपका कनाडा का है। ठीक है, तीसरा आपका फिर चाइना का है, और चौथा आपका अमेरिका का है। ठीक है, और पांचवा आपका आ जाता है ब्राजील का। ब्राजील का आ जाता है, फिर छठा आ जाता है, पांचवा आपका ब्राजील का आ जाता है, छठा आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया का, और सातवां आ जाता है आपका इंडिया का, और आठवां आ जाता है आपका अर्जेंटीना का। ये 8 हैं, आठों का क्रम देखो। एक चीज है, एक ट्रिक है, याद रख सकते हैं। अगर जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो ये आमने सामने पड़ते हैं देश, आमने सामने देश पड़ते हैं। देखिए, यहाँ पे रसिया पड़ता है तो उसके सामने जस्ट पड़ेगा आपका कनाडा। यहाँ पे आपका जो है चाइना पड़ता है तो इसके जस्ट सामने पड़ता है आपका अमेरिका। ठीक है, इधर फिर जब हम बात करते हैं ब्राजील की, तो ब्राजील के जस्ट सामने इधर पड़ता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर आपका इंडिया, और फिर आपका यहाँ पे पड़ता है आपका जो है अर्जेंटीना। तो ये 8 जो है देश पड़ जाते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 8 हैं, 8 की 8 मैंने सीरीज आपको बता दी है। ठीक है, वो माइंड से कनाडा का जो है नेम निकल गया था, बाकी याद थे सभी। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का जो है वो 2.42% है। इम्पोर्टेंट है ये भी लाइन। भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का लगभग 2.42% है। नेक्स्ट की बात करूँ भारत का देशांतरीय विस्तार की, अगर मैं बात करूँ तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 2.5 पूर्वी देशांतर है। ठीक है, पूर्वी देशांतर है। ये क्या है इसको देख लेते हैं जरा। ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 2.5। देखिए, अगर हम बात करें भारत के मैप की, ठीक है, भारत का मैप आपको ना कुछ ऐसे करके मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा ऐसे, क्योंकि ये आपका माउस वगैरह से बनाया हुआ है तो ये कुछ सही नहीं है। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं, ये वाला जो बिंदु है ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट है, जिसको जो है आप गौर माता, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है, उसके नाम से जान सकते हैं। और 97 डिग्री 2.5 ये आपका ये पॉइंट पड़ता है, ये पड़ता है आपका कीवीतू। क्या पड़ता है ये पड़ता है आपका कीवीतू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, भारत का देशांतरीय विस्तार की बात चल रही है। देशांतरीय विस्तार आपका ऐसे होता है, ऐसे ये ये आपका देशांतरीय होता है, और ये होता है आपका अक्षांशीय। ठीक है, तो देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो ये देशांतरीय तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 2.5, ठीक है, मिनट तक जो है पूर्वी देशांतर पर है भारत। ठीक है, भारत का जो अक्षांशीय है, देखिए मैं जब ज्योग्राफी का मैं आपको लेक्चर पढ़ाऊंगा, जब ज्योग्राफी की आपकी सीरीज चलेगी, तब मैं आपको कम्प्लीटली इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे तो हम वन लाइनर डिस्कस कर लेते हैं इसको कुछ थोड़ा सा। ठीक है, बाकी पूरी डिटेल में नहीं जाते। भारत का अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, ये 8 डिग्री 4 मिनट जो दिया हुआ है ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। बात करें, ठीक है, ये यहाँ पे आपका यहाँ पे पड़ेगा कैप कॉमरीड, ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे
यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार पड़ता है, जो जो आपका इंदिरा इंदिरा पॉइंट पड़ता है वो आपका 6 डिग्री 4 मिनट पे पड़ता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत का अक्षांश से विस्तार, तो वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये 37 डिग्री 6 मिनट आपका उत्तर में पड़ता है आपका इंदिरा कोल। ठीक है, उत्तर में जम्मू कश्मीर में आपका इंदिरा कोल पड़ता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका जो है अक्षांश से विस्तार है, भारत का अक्षांश से विस्तार है। ठीक है, भारत का अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछ ली तो वो आपका 6 डिग्री 4 मिनट है, आपका इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। भारत की जो पूर्व से जो पश्चिम तक की लंबाई है वो आपकी 2933 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी याद रखना कि उत्तर से दक्षिणतम की लंबाई वो 3214 है, तो 3214, ठीक है, 3214 ज्यादा, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार जो है वो ज्यादा है भारत का, और पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है वो कम है। ठीक है, भारत में द्वीपों की जो संख्या है, भारत में जो कुल द्वीप है वो आपके 247, तो भारत में कुल द्वीपों की संख्या 247 है। भारत में जो है कुल द्वीप वो कितने हैं, वो 247 है। ठीक है, इनमें एक लक्षद्वीप भी है, लक्षद्वीप का के पास में आपके अपने जो है 36 द्वीप है। बात करते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में जो कुल द्वीपों की संख्या है वो 204 है। और अरब सागर में द्वीपों की संख्या है वो 43 है। ये जो अरब सागर में 43 द्वीप समूह है, इन्हीं में आपका लक्षद्वीप पड़ता है। और बंगाल की खाड़ी में जो है ये 204 द्वीप समूह है, इनमें आपका पूरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कवर हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कोल है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है ये, निकोबार में। ठीक है, ग्रेट निकोबार में पड़ता है इंदिरा पॉइंट, और 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट ये बिंदु है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ठीक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत की जो जनसंख्या है, भारत को अगर हम देखें जनसंख्या की दृष्टि से, तो विश्व में दूसरा स्थान है, पहले नंबर पर चीन है। विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या 17.5% है। अगर मैं बात करूँ, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत की अगर जनसंख्या की बात करो तो विश्व की पूरी जनसंख्या का 17.5% है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग लगभग 2.5%, यानी कि 2.42% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। ठीक है, अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में है। ठीक है, अरावली पर्वत, और गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। क्या है आपकी, गुरु शिखर। गुरु शिखर इस अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, वहीं पे आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है। ठीक है, जैनियों का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये आपका ये गुरु शिखर पर ही है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, भारत में सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, यानी हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो वन है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार मरुस्थल है, जो कि राजस्थान में है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7, ठीक है, इसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है। ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। कहाँ पर है ये, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। देखो ध्यान दो, सबसे बड़ा NH7 है और सबसे छोटा है NH47। ठीक है ना, बस NH7 सबसे बड़ा और NH47 सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH47। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, वर्षा वाला जो स्थान है वो आपका मोनसिन गांव है, मेघालय में। भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान तो लेह कश्मीर में है। यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है लेह में। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें, देखिए ये कश्मीर में नहीं है। लेह की अगर हम बात करें, अब ये कश्मीर में नहीं है, ये अब आपका कहाँ पे पड़ता है, ये आपका लद्दाख में है। कहाँ पे है ये लद्दाख में है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ये लद्दाख की अब राजधानी भी बन गया है, क्योंकि लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है आपका। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है। आगे हम बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा 1961 में पुर्तगालियों से सबसे बाद में, यानी कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था, परंतु ये पुर्तगालियों के जो है संरक्षण में था गोवा, और 1961 में जो है इसको आज़ाद कराया गया था। ठीक है, गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है, वो सिक्किम में है, कंचनजंगा। इसका नाम है कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ठीक है, हिमालय की, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। और भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अगर आपसे पूछ रहे तो वो केटू गार्डमिन है। ठीक है,
केटू गाढ़विन। केटू गाढ़विन के बाद में ऊंचे शिखर में आपका कंचनजंगा का नाम आता है। भारत में अगर पूछे तो पहले आपका केटू आएगा, फिर आपका कंचनजंगा आएगा। ठीक है, अगर आपका विश्व में पूछ ले तो विश्व में पूछ ले तो बस इसके ऊपर सीधा आपका लग जाएगा सागरमाथा, यानी कि आप जिसे आप माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट 8,848, ये तीनों सीरीज आ जाती है आपकी पूरे विश्व में। विश्व में अगर हम बात करें तो भारत, केटू और फिर आपका कंचनजंगा, ये तीन सीरीज आपकी कंप्लीट रहेंगी। ठीक है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई की अगर हम बात करें, भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। अगर मैं बात करूं धरातल की समुद्री सीमा की तो वो आपकी 6100 किलोमीटर है। ये जो 6100 किलोमीटर है ये आपकी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़कर है, क्योंकि मुख्य धरातल की पूछा है। ठीक है, अगर मैं इसमें अंडमान और निकोबार की और लक्षद्वीप की इंक्लूड कर दूं तो लगभग 7,516.16 किलोमीटर के आसपास आपके पास में ये लंबाई आ जाती है। इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर इसमें हम अंडमान निकोबार जो आपका ये लक्षद्वीप इसमें पड़ता है बंगाल की खाड़ी में, और इधर अरब सागर में आपका लक्षद्वीप पड़ता है, अगर हम उसके क्षेत्रफल को भी इसमें इंक्लूड कर दें, उसकी समुद्री सीमा को भी इंक्लूड कर दें, तो लगभग जो लंबाई बनती है वो 75, तो जो लंबाई बनती है वो 75 16 किलोमीटर के आसपास बनती है। ठीक है, इसको हम एक बार अच्छे से याद कर लेंगे। टोटल अगर लंबाई पूछ ले, एक प्रकार से आपके सभी यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और सभी राज्य जो समुद्री सीमा लगाते हैं उनकी जो कुल लंबाई अगर आपसे पूछे तो 7516 है। परंतु अगर मुख्य धरातल की पूछे, भारत के धरातल की बात करें तो ऐसे ये वाली, ये ओनली ये पूछे तो ये आपकी पड़ जाती है केवल और केवल 6100 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए आगे आपके पास में ये चीज दी हुई है कि भारत की मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्री तट की जो कुल लंबाई है वो 7516 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए ये वाली लंबाई जितने भी तटीय राज्य इस पे पड़ रहे हैं, चाहे वो आपके केंद्र शासित हों, चाहे वो आपके जो है राज्य हों, और फिर आपका इधर पड़ता है आपका ये लक्षद्वीप और इधर पड़ जाता है आपका ये अंडमान निकोबार, इनकी भी ये इंक्लूड करा के 75 से 16.6 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की सबसे अधिक नगरीकृत राज्य जो है वो आपका गोवा ही है। ठीक है, सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला राज्य अगर बात करें तो वो गुजरात है। लेकिन अगर हम यूटी में बात कर ले, यूनियन टेरिटरी में सबसे अधिक जो सीमा सबसे लंबी जो सीमा लगाता है वो आपका अंडमान लगाता है। कौन लगाता है? अंडमान निकोबार लगाता है। ठीक है, सर्वाधिक लंबाई प्रायद्वीपीय सर्वाधिक लंबाई प्रायद्वीपीय तटरेखा वाला राज्य, ठीक है, वो आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, प्रायद्वीपीय की बात चल रही है तो वो आंध्र प्रदेश में आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगर डायरेक्टली आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है तो आपका गुजरात। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा, तो भारत की जो मध्य से गुजरती है रेखा वो आपकी कर्क रेखा है और ये आपकी 8 राज्यों से गुजरती है। इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ठीक है ना, इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, कर्क रेखा, और इसमें आपके 8 राज्य पड़ते हैं। इसका ट्रिक मेरे अभी याद नहीं आ रही है, तो ऐसे करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका पड़ता है ये गुजरात पड़ जाएगा। ठीक है ना, गुजरात, फिर आपका राजस्थान पड़ जाएगा। ठीक है ना, आ गया याद, गुराम छज पथरीवी। इसका एक ट्रिक हम याद रख सकते हैं, गुराम छज पथरीवी, गुराम छज ऐसे याद कर लेंगे इसको, गुराम छज पथरीवी। ठीक है, गुराम छज पथरीवी। देखिए ये वाले ट्रिक आप लिख सकते हैं और इसको जो है 2-4 बार आप याद कर सकते हैं, याद हो जाएगी। ठीक है, गुराम छज पथरीवी। तो ये गुजरात आपका बनता है, फिर राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से निकलती है। ठीक है ना, भारत के मध्य से गुजरने वाली जो रेखा है वो कर्क रेखा है और ये 8 राज्यों से होकर के निकलती है। ठीक है, अब भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच के अगर अंतर की बात करें तो भारत का जो समय है वो जीएमटी टाइम से, ग्रीनविच मेडिटेन टाइम से जो है वो 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, वो 5.5 घंटे आगे है। जब मैं ज्योग्राफी का आपको लेक्चर दूंगा, ठीक है, ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल से, तब इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये 5.5 घंटे आगे क्यों है, कैसे वो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, कैसे आपकी देशांतर रेखा गुजरती है, जो टाइमिंग वाली है, जो टाइम को डिसाइड करती है। ठीक है, वो तब पढ़ेंगे। अभी वन लाइनर में हम इसको ही कवर कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला, अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो लद्दाख है आपका। ठीक है, और लद्दाख अब जम्मू कश्मीर में नहीं पड़ता ये। ठीक है, लद्दाख जम्मू कश्मीर में नहीं पड़ता, ये आपका स्टेट है आपका। ठीक है ना, ये अलग से आपका यूनियन टेरिटरी बन गया है लद्दाख, ये यूनियन टेरिटरी बन गया है लद्दाख। ये बुक जो है थोड़ी अब हमें अपडेट करने की आवश्यकता है इसको। ठीक है ना, तो ये लद्दाख अब जो है यूनियन टेरिटरी बनेगा और ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें एरिया वाइज में, एरिया में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, एरिया में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। दूसरे नंबर पर आपका फिर आता है जम्मू,
और तीसरे नंबर पे आता है अब आपका अंडमान। ठीक है ना, ये तीन क्रम आप याद रखेंगे। अपडेट हो गया है डेटा, और अपडेट डेटा होने की वजह से क्वेश्चन यहाँ से बनने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि पहले आपका अंडमान आता था क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन अब अंडमान नहीं है। अब जब से जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ और जम्मू कश्मीर को जो है 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, तो सबसे पहले आपका लद्दाख, फिर आपका जम्मू, और फिर आपका आता है अंडमान। इसको याद रखेंगे, ये 3 स्टेट है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम सबसे पहली यूनियन टेरिटरी बात करें, तो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, उसके बाद नंबर आता है जम्मू एंड कश्मीर का, उसके बाद नंबर आता है आपका इसका अंडमान एंड निकोबार का। ठीक है, ये 3 यूनियन टेरिटरी आप याद रखेंगे। पूरा मैप चेंज हो गया है, अपडेट हो गया है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला, तो वो थाड़वल जिला है जो कि मणिपुर में है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ठीक है, ठीक है जिला, ये लद्दाख तो याद रखेंगे। ये लद्दाख, वैसे लद्दाख आपका जो है ना ये, ठीक है, ये जिला तो है ही है, पर ये यूनियन टेरिटरी भी आपका बन गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ठीक है, ये 3:2 के अनुपात में है। ये जो भारतीय की लंबाई है ये 3 है, और ये आपकी 2 है। ठीक है, 3:2 के अनुपात में। चलिए आगे हम बात करते हैं भारत का राज्य चिन्ह सिंह शीर्ष लिया गया है। तो ये जो सिंह शीर्ष है आपका, ये कहाँ से लिया गया है? आपका अशोक स्तंभ से लिया गया है, सारनाथ से। ठीक है ना, सारनाथ से लिया गया है। ठीक है ना, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन, इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इसके रचयिता बंकिम चटर्जी है। ये कुछ नॉर्मली जीके है, ये तो वैसे अलग अलग सभी बच्चों को याद रहती है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से लिया गया है बता सकते हैं? कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडोक उपनिषद से। मुंडोक उपनिषद से ये आपका लिया गया है। ठीक है, मुंडोक उपनिषद से सत्यमेव जयते जो है ये राष्ट्रीय वाक्य हमारा लिया गया है। भारत के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, इसको इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मैथिली शरण गुप्त जो है भारत के राष्ट्रकवि है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय खेल की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। राष्ट्रीय पंचांग की बात करें तो शक संवत, शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। क्या है ये? शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। कनिष्क, कनिष्क द्वारा ये चलाया गया था 78 में। ठीक है ना, 78 ईस्वी कनिष्क द्वारा ये चलाया गया था। ठीक है ना, शक संवत, कनिष्क और 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी से स्टार्ट हम इसको यह मानते हैं, 78 ईस्वी से। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, पैंथर टाइग्रीज इसका नाम है, पैंथर टाइग्रीज। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश, देखिए इसको अपडेट करने की आवश्यकता है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अब नहीं रहा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह अब नहीं रहा। ठीक है, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश आपका है लद्दाख। क्या है? लद्दाख। और लद्दाख के बाद आपका आ जाता है जम्मू, और जम्मू के बाद आपका आता है फिर ये अंडमान है। तीसरे नंबर पर ये पहुंच गया है। कौन से नंबर पर पहुंच गया है? 3rd नंबर पर पहुंच गया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश वो आपका लद्दाख है। नेक्स्ट बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश, वो आपका लक्षद्वीप ही है। ठीक है ना, वो आपका क्या है? वो आपका लक्षद्वीप है, यूनियन टेरिटरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप ही है, और जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात देखें तो तब भी आपका वो लक्षद्वीप ही है। भारत की जलवायु की अगर हम बात करें तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो मानसूनी जलवायु है भारत की। भारत में सर्वाधिक महिला कार्यरत है, वो चाय उद्योग में है। भारत का सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम में। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर भारत की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 131 करोड़ के आसपास है। भारत में लिंगानुपात की संख्या है वो 943 है। भारत में जो लिंगानुपात है 943 है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर ये महिलाओं की संख्या है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य वो आपका सिक्किम। कम से याद रख लेना, सिक्किम, सिक्किम मतलब कम जनसंख्या, सिक्किम मतलब कम जनसंख्या। तो सबसे कम जनसंख्या वाला अगर स्टेट की बात कर ले तो वो आपका सिक्किम है। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी की बात कर दे तो वो लक्षद्वीप है। ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद नंबर आता है एमपी का। एमपी के बाद नंबर आता है किसका? महाराष्ट्र का। ठीक है, यूपी, एमपी और आपका महाराष्ट्र। यूपी, एमपी और महाराष्ट्र, ये 3 तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना, जनसंख्या की दृष्टि से, सॉरी वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से वो। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से वो यूपी नहीं 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 नहीं, गलती हो गई, ये आपका वही है। ठीक है ना, वहाँ से हम बात करेंगे राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र, वो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से है। राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र, वो एक ट्रिक बनाई थी
ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यूपी ये आपका राजस्थान पड़ता है, फिर एमपी पड़ता है, फिर आपका राजस्थान पड़ता है, ठीक है ना। फिर आपका पड़ जाता है ये उत्तर प्रदेश और आपका गुजरात। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पड़ता है, ठीक है ना। किसकी दृष्टि से पड़ता है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पड़ता है, ठीक है। अगर हम इधर बात करें तो उत्तर प्रदेश के बाद में जो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें, जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम राज्य देखें तो वो आपका पड़ता है, एक सेकंड जरा देख लेते हैं अभी, ठीक है, दिमाग से निकल गया। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के बाद में आपका पड़ता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल के बाद पड़ता है फिर आपका बिहार, ठीक है। ऐसे इसको याद कर लेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार में, बिहार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला वो अरुणाचल प्रदेश है। भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो एक बार इसको जरा याद रखेंगे कि जनसंख्या वाला जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के बाद आपका नंबर आता है फिर महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के बाद आपका नंबर आता है फिर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद नंबर आता है फिर बिहार का। तो ये 4 स्टेट आप याद रखेंगे ऐसे। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य वो आपका केरल है, 94%, ठीक है, 94%। ये सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आपका बिहार है, ठीक है ना। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वो किस स्टेट का है, वो आपका केरल का है। और सबसे कम लिंगानुपात है वो आपका हरियाणा का है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो आपका नई दिल्ली है, और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो आपका लक्षद्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य वो आपका मेघालय है। भारत में वन कम आच्छादित जो राज्य है जिसमें कम सबसे कम वन आच्छादित है वो आपका हरियाणा है। लिंगानुपात के मामले में भी हरियाणा सबसे कम पर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश तो आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में सर्वाधिक साक्षरता है, परंतु जनसंख्या भी कम है और क्षेत्रफल भी कम है। सबसे कम साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है दादरा एवं नागर हवेली है, ठीक है, दादरा एवं नागर हवेली, ठीक है। अब इसको जो है दादरा एवं नागर हवेली और दमन एंड दीव को जो है मिला करके एक कर दिया गया है और राजधानी बना दी गई है दमन, ठीक है ना। राजधानी बना दी गई है दमन आपकी। जहाँ आगे बात करते हैं हिमालय को स्पर्श करने वाली भारतीय राज्यों की जो संख्याएं हैं, तो 10 राज्य हिमालय को जो स्पर्श करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले देश, देखिए ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश होता है आपका यहाँ पे पड़ता है, तो ऊपर आपका चीन पड़ जाता है, इधर आपका यहाँ पे ये आपका सिक्किम है, तो यहाँ पे आपका भूटान पड़ जाता है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे भूटान से भी सीमा लगाता है, ऊपर आपका चीन से सीमा लगाता है, और नीचे ये जो बराबर में यहाँ पे पड़ता है ये पूरा आपका म्यांमार पड़ जाता है, तो म्यांमार से भी सीमा लगाता है। तो ये 3 आपके देशों से सीमा लगा देता है। जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले देश, तो चीन भी लगता है आपका, ठीक है ना। और चीन अब जम्मू कश्मीर से आपका नहीं लगेगा, ठीक है ना। इसको देख लेंगे, चीन जो है जम्मू कश्मीर से अब नहीं लगेगा, इसको अपडेट करेंगे। चीन जम्मू कश्मीर से नहीं लगता, अभी ये लद्दाख से लगेगा। लद्दाख पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आपका पाकिस्तान तीनों से सीमा बनाएगा, कौन, लद्दाख। लेकिन आपकी जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वो चीन से सीमा नहीं लगाएगा, वो आपका पाकिस्तान से सीमा लगाएगा, ठीक है, वो आपका पाकिस्तान से सीमा लगाएगा। बस नेक्स्ट बात करते हैं आगे, ठीक है। वो केवल और केवल पाकिस्तान से सीमा लगाएगा, अफगानिस्तान से भी सीमा नहीं लगाएगा और ना ही चीन से लगाएगा, केवल और केवल लद्दाख लगाएगा। लद्दाख सीमा किससे लगाएगा, चीन से, पाकिस्तान से और आपका चीन से और पाकिस्तान से भी लगाएगा, और किससे लगाएगा आपका, वो अफगानिस्तान से भी सीमा लगाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की सबसे चौड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी चौड़ाई में वो ब्रह्मपुत्र है। देखिए ब्रह्मपुत्र का अगर हम ये बात करें तो कुछ ही एरिया में ये बहती है, परंतु सबसे अधिक चौड़ाई में ये नदी बहती है, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिए कहाँ से आती है, ये आपका इधर से, ये ऊपर से आती है आपकी तिब्बत मानसरोवर से, आपकी चेमायुंगडू ग्लेशियर से निकल करके आती है। ये आपका सिक्किम और ऐसे एरिया, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना, ये आपका नागालैंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रवेश करते हैं अरुणाचल प्रदेश और असम से बहती हुई इधर आपकी इधर जाती है। लेकिन ये चौड़ाई में अगर हम बात करें तो चौड़ाई में सबसे ज्यादा है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। भारत की राजभाषा की बात करें तो राजभाषा हिंदी है। भारत की मुद्रा रुपया है।
भारत में सबसे अधिक खनिज उत्पादक राज्य है तो वो आपका झारखंड है। झारखंड में सबसे ज़्यादा खनिज उगाए जाते हैं, ठीक है ना। एक अपडेट और इसमें याद रख सकते हैं, भारत का सबसे अधिक जो है, भारत का सबसे अधिक जो है मसालों का उत्पादन में अगर हम बात करें 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग, तो अब वो है केरल नहीं रहा, ठीक है, वो आपका एमपी हो गया है, ठीक है ना। वो क्या हो गया आपका, वो एमपी हो गया। इसको एक तरफ से जो है अपडेट करके थोड़ा सा याद रखेंगे कि भारत में जो है केरल, केरल को हम मसालों के उत्पादक राज्य के रूप में जानते थे, परंतु अब जो है केरल नहीं रहा, वो आपका मध्य प्रदेश हो गया है। भारत में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब ये 28 हो गया है, इसकी जगह कितना हो गया है, अभी 28 राज्य हो गए हैं और टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ठीक है ना। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो अशोक, अशोक भारत का राष्ट्रीय, अशोक चक्र जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है। तो ये आज आपका आज की क्लास थी, इसमें हमने कुछ आपका सीरीज को जो है इसको कंप्लीट किया है। ये सीरीज आगे चालू रहेगी बिल्कुल, ठीक है, जब तक का आपका एनटीपीसी और रेलवे का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम इसको जो है जारी रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और डेटा को जो भी अपडेट इसमें अपडेशन मैंने किया है, उस डेटा को आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको सफलता जरूर मिलेगी, लगे रहिए, ठीक है। और इसी विश्वास के साथ में वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करके इसको लाइक भी करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।